मैं कतर में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को लाखों रुपए देता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मेरी पत्नी फ़ोन करके मुझे बताती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने अपनी पत्नी को कोई भी पैसा नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को 50 लाख रुपए दिए तो मेरी पत्नी ने एक नया मकान खरीद लिया। मेरी पत्नी ने वीडियो कॉल पर वह मकान मुझे दिखाई तो मैं उसी समय हिंदुस्तान आ गया, मगर मेरा दिल दहल गया जब वह आदमी, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है, मेरे पापा एक मिस्त्री थे और बिल्डिंग बनाने का काम किया करते थे। एक बार किसी घर के काम के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से गिरे तो पड़े की टांग टूट गई और समय से ही काम को बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वह इलाज में लग गया, जिसकी वजह से घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। मैंने होश संभालने ही पापा का हाथ बढ़ाने के इरादे से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा की तबीयत सुधरी तो पापा दोबारा काम पर चले गए, मगर पहले जैसा बात नहीं रही थी, इसलिए घर के हालात भी दोबारा नहीं संभाल पाए थे। मगर मैं जवान था तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और अपना काम कर लेता था और घर के खाने पीने का सही इंतजाम होने लगा था। अब भूखों की नौबत नहीं रहती थी। मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी सहेली की बेटी से करवा दी थी। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, मगर बहुत समझदार और घरदारी में बहुत ही सुगत लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2 दिन जगह काम करना शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात और अच्छे हो सके। शादी का कुछ समय पहले हंसते मुस्कुराने इस दौरान हमारे यहाँ 2 जुड़वा बेटियाँ हुई और इन दोनों के आने के बाद घर में सब कुछ बिजी रहने लगे थे और उनके छोटी मोटी शरारतों से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मगर फिर हालात के करवट ली। मेरे पापा की किसी बड़े घर में एक पोर्शन तैयार करने का काम मिल गया था। हम नहीं जानते थे इस बड़े काम से मेरे पापा को ऐसे लिज्जत और बदनामी मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं मिल पाएंगे। पापा घर को बनाने में बिजी हो गए और पहले से ज़्यादा लगन से काम करने लगे। लेकिन एक दिन उसमें से एक काम करने वाली लगी, लेकिन एक दिन उसने ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर लगी। लगभग महीना भर मेहनत से काम करने के पापा ने उस घर का ढांचा तैयार कर दिया था। उस घर के 2-3 दिन दरवाजे दूसरे बने हुए पोर्शन की तरफ भी खुलते थे और उससे बने हुए पोर्शन में मकान मालिक रहता था। नया पोर्शन वह अपने बेटे के लिए बनवा रहा था, क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी करनी थी। बेटे के साथ साथ वह अपनी बेटी की भी शादी कर रहा था। काफ़ी अमीर परिवार था, पैसों की खूब रेल पर थी। नए पोर्शन में खूब पैसे लगवा रहा था। पापा को भी उम्मीद थी कि इस काम में उन्हें अच्छा पैसा बच जाएगा। वह रोज़ आकर मम्मी से कहते हैं कि इस काम को अगर पैसा बच जाएगा तो मैं अपनी पोतियों के नाम पर बैंक में डलवा दूंगा, उनके फ्यूचर में काम आएगा। पापा अक्सर देर तक अकेले काम कर लगे रहते थे। एक रोज़ पापा अपने साथ में काफ़ी बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया। उसने पापा से कहा कि यह सब कुछ घर वाले इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और उनके मजदूर चाहे तो काम छोड़कर चले जाए, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। पापा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। पापा लालच में आ गए कि दिन खराब करने से अच्छा है वह काम करते रहे। पापा ने घर के मालिक से कहा दिया कि वह काम पूरा करके ही वापस जाऊंगा। घर के मालिक ने सर लोग आराम से अपना घर बंद करके चले गए। मैं अपना हिला दिया और वह लोग अपना घर बंद करके चले गए। उस दिन मजदूर भी समय का फ्री होकर चले गए थे और पापा अकेले ही काम पर लग रहे थे। समय खत्म होने पर पापा गेट को ताले लगाकर घर लौट कर आए और रात को बहुत खुश थे कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ कुछ दिनों से ही तीसरे बच्चों की खुशी थी आने वाली थी। रात देर तक सब घर बैठकर घर के आने वाले नए मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर पापा थक कर सोने चले गए। अगले दिन सुबह हमारी आंख के दरवाजे पर होती दस्तक ने खोली थी। हम सब हड़बड़ाकर बैठे खड़े हुए थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पापा के बारे में पूछा था। उस दौरान पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले इस बात पर घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए शब्दों में उनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे
तंजिया नज़र से देखने लगे और फिर जो बात कही वह उस समय हैरान रह गया। हम सभी पापा की गलती जानने से पहले इस सदमे में चले गए कि अगर पुलिस किसी इल्ज़ाम पर पापा को लेने आ गई है तो फिर पुलिस को छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। पापा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने बताया कि पापा जिस घर को बना रहे हैं वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया है। उन्होंने बताया कि चोर नए बने घर और पुराने पोर्शन के दरवाजे को तोड़कर घर में दाखिल हुआ है और आराम से सारा सामान चोरी करके ले गया है। घर वालों ने सारा शक पापा और उसके साथ काम करने वाले मजदूर पर जाहिर किया था। इस घर के मालिक ने पुलिस को बताया था कि मिस्त्री और मजदूर सारा दिन घर में घुसते रहते थे और हर चीज़ का जायजा लेते रहते थे, और जब वे लोग इमरजेंसी में घर से गए तो मिस्त्री और मजदूर मौका देखकर कहीं वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी करके गए। पापा कसमें खा रहे थे कि यह सब कुछ सारा सरासर इल्ज़ाम है। मैंने उसे घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया है और यह बात मैं पापा से कहने के लिए पहले जानता था। मेरे पापा ने मुश्किल समय में बहुत ही हिम्मत से काम लिया था, मेहनत मजदूरी की थी, लेकिन कभी गलत काम नहीं किया था। वह तो चोरी करने के बारे में एक सोच भी नहीं सकते थे। हम कई बार तो पानी पी कर ही सो जाया करते थे क्योंकि घर में खाने के लिए आटा सब्जी नहीं होता था। अगर तब कभी यह जुर्म नहीं किया तो पापा को क्या ज़रूरत थी ऐसा करते से, जबकि अब तो हमारे हालात भी थोड़े ठीक हो चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छानने लगे और चोरी का सामान ढूंढने लगे, लेकिन जब घर में सोने के नाम पर एक अंगूठी भी मौजूद नहीं थी, जब कुछ ना मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला और वहाँ से ले गई। वह दृश्य मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य था। मुझे ऐसी तकलीफ़ तो तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ हादसा हुआ था और उनका पैर टूट गया था और वहाँ से पकड़कर उन्हें बाहर तक ले जाता था। जब मेरी नज़रों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीट कर ले जाया गया था, उनसे लथपथ अस्पताल पहुँचाया गए थे। मेरा बूढ़ा बाप जिसे घर से निकालते समय मैं बहुत ही सम्मान के साथ, हमारे कानून में और समाज में इज्जत सिर्फ पैसों की है या उम्र का कोई भी सम्मान नहीं किया जाता, और शायद यही वजह है कि हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाया। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीबों के साथ मुजरिमों की तरह व्यवहार किया जाता है। मेरी माँ रो रही थी और मेरी बेटियाँ सहमी हुई खड़ी थी। मेरी पत्नी अपना भारी शरीर लिए घबराई हुई मेरी माँ को संभालती हुई और कभी अपनी बेटियों को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने माँ को तसल्ली दी और अपना दरवाज़ा बंद करने का कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुँच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा बाप थाने में एक छोटा सा हवलदार था। वह लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे मगर मुझे एक बार पापा के बारे में पता करके बता सकते थे। उसने ही मुझे बताया कि पापा की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ थाने में लाए गए थे। सब ने एक ही बयान दिया था कि वह जल्दी ही अपना काम करके वहाँ से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करके मेरी रिहा कर दिया गया था और चोरी का सारा इल्ज़ाम अब मेरे ही पापा पर आ गया था। पापा को सज़ा हो गई थी क्योंकि उस घर में मालिक ने कहा था कि जब तक पापा उनका सोना और पैसा वापस नहीं करते तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस घर का पता किया और वहां पहुंचकर उन सब के पास चोरी हो जाने की जानकारी लेनी चाहिए। वहां चोरी पर अफसोस करने के लिए बहुत से लोग जमा थे। मैं उस आदमी को विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगा कि मेरा बाप चोर नहीं है। मैं उसे हाथ जोड़कर विनती करता रहा कि अब पुलिस से कहकर असल चोर को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा बाप सही उम्र भी जेल बैठा रहा तब भी उसका सम्मान कभी उनका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बाप ने चोरी ही नहीं की थी। मैंने बार बार विनती करने पर वह आदमी भड़क उठा और मुझे धक्के देने लगा। वह गुस्से में न जाने मुझे क्या क्या कुछ बोलता रहा कि तुम गरीब लोग दुनिया के सारे मासूमियत का झोल ओढ़ कर रखते हो, खुद को मासूम साबित करते हो, मगर असल में तुम लोगों के घर खाली करके अपनी जायदाद बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार बार की विनती पर उसने सिर्फ अपनी ज़बान से तीर ही निकलते चिल्लाए थे, बल्कि मेरे मुंह पर तमाचे मारकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया था। वह इंसान मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े उस जैसे कुछ पढ़े लिखे खासे पीते लोग थे, ऐसे ही थे।
जो मेरे साथ होने वाले इस व्यवहार पर दुखी हो रहे थे और उस इंसान को रोके जा रहे थे, मगर वह किसी को भी नहीं सुन रहा था। वह लोगों को रोकने पर उल्टा चीखने लगा कि उसके बच्चों की शादी होने वाली थी। वह सारा जेवर कुछ ही दिन पहले घर में लाया गया था और उसके बाप ने वह सब कुछ चोरी कर लिया है। वह आदमी कहने लगा कि मैं अपनी बेटी और बेटों के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि सिर्फ सोना ना देने पर क्या अमीरों के यहाँ शादी नहीं हो सकती? क्या उनकी शादी सोने के बगैर जायज़ नहीं होती? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा खास होती है। मगर बिन सबूत के यह लोग एक गरीब बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को परेशान कर रहे थे। मैं मासूम सा उठा और घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने घबराकर अपने साथ वालों का दरवाज़ा बजाकर अपनी पत्नी और अपनी माँ के बारे में पूछा तो वह बोले कि शाम के समय तुम्हारी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने की वजह से तुम्हारे माँ उसे करीबी अस्पताल में ले गई है। मैं भागकर वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ उदास सा चेहरा लिए सामने खड़ी हुई थी। मेरे माँ बाप के पहुँचे तो वह उम्मीदें भरी शब्दों से पापा के बारे में पूछने लगी। मैंने मासूम से सर झुका दिया तो वह गुमसुम सी हो गई। मैंने माँ को तसल्ली दी और अपनी पत्नी का पूछा तो वह एक नर्स मुझे बधाई देने लगी क्योंकि इस बार मुझे बेटी हुई थी। मुझे यह सब खबर देते ही मेरी माँ का सब्र जवाब से गया और फुट फुट कर रोने लगी। मैं चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच ना करते और तुम्हारे बाप को यह काम लेने से मना कर देते। उनकी सेहत तो वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को सीने से लगा लिया था, तसल्ली दे रहा था कि पापा निर्दोष हैं और यह सब जल्द ही साबित हो जाएगा। मेरी पत्नी के हालात संभाली तो वह उस घर में ले गया। मेरे पापा के लिए भी भाग दौड़ करता रहा और उस रोज़ की जिल्लत और अपमान को भुलाकर 2-3 बार दोबारा उस घर के मालिक के पास भी गया था, क्योंकि मुझ जैसी गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास सिर्फ भगवान का सहारा था और सिर्फ बाद इस इंसान का सहारा था जो कि पापा को निर्दोष मानकर साफ कर देता और तभी पापा जेल से बाहर निकल सकते थे। मगर वह आदमी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि हम उसका पैसा और जेवर सब कुछ चुरा चुके हैं। वह हर बार ही एक ही बात दोहराता था कि अगर मैं उसे सामान लौटा दूं तो मेरे पापा को माफ़ कर देगा और जेल से भी निकलवा देगा। लेकिन मैं उसका सोना और पैसों को कहाँ से लौटाता था? मेरे पापा ने कोई चोरी नहीं की थी। वे बिल्कुल निर्दोष थे और बिना किसी जुर्म के जेल में सज़ा काट रहे थे। उस दौरान मेरे पापा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उनसे मिलने गया और मेरा सब्र उनके हालात पर जवाब देने लगा। वे बहुत ही बुरी हालात में जेल के कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपने बेटे का बताया तो वह बहुत ही खुश हुए और बोले कि अपनी बेटी को मेरे बारे में कुछ मत बताना, उससे कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर चला गया हूँ। मैं नहीं चाहता वह यह बात सुनकर सोचने लगी कि शायद उसने दादा सच में चोर हैं। मेरा दिल इन शब्दों पर तड़प उठा था। गरीब इंसान को कभी कभी बहुत बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात अलग होते। पापा को यूँ निर्दोष होने पर जेल ना काटनी पड़ती और मुझे यूँ किसी की मिन्नतें ना करनी पड़ती। मैंने यह बात पापा के सामने दोहराते तो वह मुझे और समझाने वालों के गरीबी बुरी चीज़ नहीं है। इंसान के हालात और उनकी ज़िंदगी को तय करने वाला सिर्फ भगवान है। और एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान कभी ना कभी इंसाफ़ी नहीं करता। गरीब को गाली बनाने वाले को एक ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीसते अपने आप को ही भगवान समझ बैठे थे। मैं पापा को तसल्लियाँ देकर घर लौट आया था और उनके पास पूरा 1 साल हो गया और पापा को निर्दोष साबित नहीं कर पाया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोई अच्छा वकील करता और अपने पापा के लिए केस लड़ता। मैंने बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन लोगों के हाथ जोड़ इनसे विनती करी कि भगवान के लिए मेरी सहायता कर दो। मेरे पापा निर्दोष हैं, उन्हें जेल में रिहा कर दो। लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। गरीब की कोई नहीं सुनता है। पैसा हो तो कोई अब भाग भाग कर तुम्हारी मदद के लिए आता है। हमारे सब रिश्तेदार ने मुंह मोड़ लिए थे। कोई भी हमारे घर नहीं आता था। सबको यही लगता था कि हमारे घर जाएंगे तो हम उनके पैसों की मांग करेंगे। इस बुरे समय में हमारा सहारा तो किसी ने नहीं दिया था। उल्टा मेरे पापा को चोर कहना शुरू कर दिया था। मेरे पापा चोर नहीं थे,
मैं यह शब्द अपने पापा के लिए सुन ही नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे अपने लोगों को मिलना जुलना बंद कर दिया था। बुरे समय में ही अपने और पराये को पहचान हो जाती थी। हमारे बुरे समय में अपना कोई नहीं अपना था। पूरा 1 साल निकल गया और मैं अपने आप को पापा को निर्दोष साबित नहीं कर सका। इसे 1 साल में कोई एक रात ही ऐसी ना थी कि मैं चैन से सोया हूँ। पूरी रात मेरी बेचैनी से गुजर जाती थी। पापा का वह बेबस चेहरा मुझे तड़पा देता था। मेरी आंखों की बेबसी मुझे अंदर ही अंदर झकझोर कर रख देती थी। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हर बार पापा से मिलने जेल में ही जाना पड़ता था। पापा को वापस घर आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर बीमार और कमज़ोर हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की परेशानी में बहुत हलकान हो चुका था और इस साल में बाद मेरी माँ का सब्र भी जवाब दे गया और वह पापा के इंतज़ार में ही दुनिया से चली गई। मैं अभी पापा को ये माँ के मौत के बारे में बताने का सोच रहा था कि एक दिन पापा की मौत की खबर हमें मिल गई। वह दोनों दुनिया वालों की दी हुई तकलीफ़ और अपमान को सह ना सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं उनके पीछे उनकी मौत का गम अपने दिल में लिए हुए अपने पत्नी और बच्चों की परवरिश के लिए मजबूती दे लग गया था। मगर जाने किस्सा को क्या मंजूर था कि मेरा काम लगातार हर जगह से ख़त्म होने लगा। मैंने 2 साल मेहनत करने के ख़राब कर दिए मगर घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी मासूम बच्चियों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया। मैंने लोगों से कर्ज भी लिया, लेकिन आखिर इंसान कब तक किसी को कर्ज देता। और एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से बहुत हाथ पैर जोड़े और उनसे पैसे कर्ज लेकर कतर चला गया। मैं वहाँ एक मॉल में साफ सफाई का काम करता था मगर वह पैसे भेजने के काबिल नहीं था, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे घर काम पर लगवाया था वह धोखे से मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और वह बात मुझे परेशान कर रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। जो कुछ पैसे मिलते उसमें मेरा अपना ही खर्च हो पाता था। घर का 1 रुपया भी नहीं भेज पा रहा था। मगर एक दिन पत्नी ने फ़ोन कर बताया कि मुझे भेजे हुए पैसे में से हमारी बेटी के लिए ख़रीद की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं यह सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने तो उसे 1 रुपया भी नहीं भेजा था। पत्नी की खुशी और बेटी के चहकने पर मैं सच छुप गया था और कॉल काट कर सोच में पड़ गया था। बात कोई मैं वही भूल नहीं पाया था कि अगले महीने फिर से मेरी पत्नी ने कहा कि तुमने इस बार जो 2 लाख रुपए भेजे थे उसमें से घर के कुछ छोटे मोटे सामान खरीद लिए हैं और हमारी बेटियों को स्कूल में एडमिशन करा दिया है। मैं सुनकर हैरान हुआ। मेरी पत्नी से पूछा कि पैसे कौन देकर गया है, तो उसने कहा कि जो आदमी आया था उसने कहा था कि यह पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मैं आपकी पत्नी को रोकना चाहता था, मगर वह बार बार मेरी बेटी उन पैसों से अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करके खुशी खुशी मुझे बताती तो मुझे जवान बंद हो जाती थी। और जब मेरी बड़ी बेटी ने खुशी खुशी मुझे बताया कि मम्मी ने मेरा एडमिशन स्कूल में कर दिया है और मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, तो मैं उसकी खुशी को धूप करना चाहता था। उसकी खुशी से ही और चहकती थी आवाज़ को मैं दुख में नहीं बदलना चाहता था। मगर जब लगातार कई महीनों तक इसी तरह मेरी पत्नी को 2 लाख मिलने लगी तो मैं अब परेशान हो गया था। ना जाने वह कौन था जो मेरे घर हर महीने मेरे नाम पर 2 लाख रुपए दे जाता था। मेरी पत्नी जवान औरत थी और मैं 3 बेटियों का बाप था। मुझे यह बात अब परेशान कर दिया था कि इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी लिया जा सकता है। इस बार तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी, क्योंकि वह आदमी उसे बार मुझे 50 लाख रुपए देकर गया था और मेरी पत्नी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं यह सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान पहुंच गया। देखा तो मेरे घर के हालात बहुत बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी पत्नी ने हर महीने मिलने वाली 2 लाख रुपए में से मेरा कर्ज भी उतार दिया था। एक नया मकान भी खरीद लिया था। मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी, मगर मुझे पैसे देने वाले आदमी का नाम और इतने पैसे देने का कारण जानना था। मैं महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अगर जो आदमी पैसे देने आया तो मैंने दरवाज़ा खोला और वह आदमी मुझे देखकर घबरा गया था। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया कि तुम कौन हो और क्यों हर महीने मेरे घर पैसे देते हो। मुझे गुस्सा आ गया। मुझे कहा, बताओ
तुम कौन हो? मेरे सवाल पर उसने सर झुका लिया और कुछ ना बोला। और क्यों मेरे घर पर पैसे लाते हो? और वह आदमी बोला कि उसी आदमी का बेटा हूँ जिसने तुम्हारे बाप को चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाला था। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी, मगर मैं अपने बाप की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था। मगर मैंने उसे इतना ज़रूर कहा था कि मैं तुम जैसे पत्थर दिल लोगों से पैसे की खैरियत नहीं लेना चाहता, इसलिए पैसे वापस ले जाओ। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि अगर तुम यह नहीं जानना चाहोगी कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर देता क्यों हूँ। उसके सवाल ने मुझे एकदम अपनी जगह जमा कर दिया था। मैं उसकी वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने मुझे यह सब बता दिया। उसकी बताई हुई वजह जानकर मैं हैरान रह गया था। मैं उसके लड़के को देख रहा था और मेरी आंखें आंसुओं में भीग गई थी। वह बताने लगा कि जब मेरी घर चोरी हुई थी तब मैं हॉस्पिटल में रहकर पढ़ाई करता था। मैं उसी रोज़ अपने बड़े भाई और बहन की शादी के लिए पहुंचा था। मेरे घर पहुंचा तो उस दिन तुम मेरे बाप के सामने गिड़गिड़ा कर अपने आप को निर्दोष कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पापा चोर नहीं हैं, उन्होंने आपकी कोई चीज़ नहीं चुराई है, उन्हें पुलिस से छुड़वा दूँ। और मेरे बाप के हाथों तुम्हें धक्के और मार खानी पड़ी थी। तुम्हारी ये हालात देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई और मैंने महसूस किया था कि जैसे तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारे पापा चोरी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ही असच टपक रहा था। और फिर उस लड़के ने बताया कि हमारे घर होने वाली चोरी के पीछे मेरी बहन का ही हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और वह अपनी शादी से खुश ना थी। उसने माँ बाप के साथ उसे रोज़ घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को घर खाली होने का बताया था। और फिर तुम्हारे पापा के घर को जाते ही मेरी बहन का आशिक अपने दोस्त के साथ घर से घुसकर पैसे और सोना चुरा कर फरार हो गया था। और दोनों के बीच जो तय हुआ था कि वह बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वह लड़का चोरी करने के बाद मेरी बहन को धक्का देकर चला गया और वापस नहीं आया। मेरी बहन की शादी हो गई, लेकिन वह लड़का मेरी बहन को ब्लैकमेल करके और भी पैसे मांगने लगा कि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। और फिर यह बात मेरी बहन को पति को भी पता चल गई थी और उसने पहली फुर्सत में ही तलाक देकर मेरी बहन को घर से भेज दिया था। मुझे सब सच्चाई पता चल गई तो मैं भी अपने पापा को समझने की बहुत कोशिश की। मैं अपने पापा को समझाने लगा कि वह उस गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवा दे क्योंकि वह निर्दोष है, मगर मेरा बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा। तुम्हारे बाप को निर्दोष कहने पर मेरे बाप को अपनी बेटी का राज खोलना पड़ा था। वह जुल्म करके इस पर डांटा रहा। कहते हैं ना, कोई लाचार और मजबूर गरीब को सताया जाता है तो उसकी आह सम्मान और भी हिला देती है। मेरे बाप को भी सज़ा मिल चुकी थी। मेरे पापा को कैंसर हो गया, पैसों को पानी में तरह बहाया और फिर भी मेरा बाप बच न सका। जब वह जालिम इंसान 1 साल बाद मरा तो उसकी मौत के बाद मैं तुम्हारे बाप के पास जेल गया था। पुलिस वालों ने भी सारी बात बताना चाहता था ताकि और उसे सच बात बता दिया जाए कि मैं जल्दबाजी लड़का था। तुम्हारा बाप जेल से निकला है आया, मगर तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी बहन को इन सब में बदनाम करने के रोक दिया था। तुम्हारे पापा बहुत महान थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा करने से तुम्हारी बहन की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहता किसी बहन बेटी की बदनामी हो। तुम अपनी बहन की शादी किसी अच्छे से लड़के से देख कर दो। मेरी चिंता मत करो, मेरा तो बुढ़ापा ही कट जाएगा। इस बात को मैं कुछ दिन बाद तुम्हारे पापा मर गए थे, मगर जाते जाते तुम्हारे पापा मुझे अपना कर्जदार बना गए थे। फिर वह लड़का बोला कि यह सब पैसे उस अपमान और बदनामी के आगे कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे पापा और तुम्हारे परिवार ने उठाई थी। वह बोल रहा था कि यह पैसे सिर्फ उन इंजाम की भरपाई है जो मेरे बाप ने तुम्हारे बाप पर लगाया था। वह लड़का मेरे घर मुझसे माफ़ी मांगने भी आया था, मगर तब तक मैं कतर चला गया था। वह लड़का जिसका नाम रोहित था, जब उसने मुझसे कहा कि तुम चोरी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मुझे खुशी होगी। मैं रोहित की बात पर खुश हो गया था। दुनिया में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारते हैं। मुझे रोहित से कोई गिला नहीं था और फिर मैं उसके यहाँ काम करके आत्मसम्मान के साथ पैसे कमा सकता था और अपने परिवार का पेट पाल सकता था। वह रोहित मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे यह सब कुछ बताकर चला गया था। मैं और सोच रहा था, क्या यह पैसे मेरे बाप की इज्जत और हमारा अच्छा समय लौटा सकता है?
शायद नहीं, मगर रोहित की सोच ने मुझे विश्वास दिला दिया था रोहित की सोच ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि अच्छा बुरा इंसान हर दौर में पाया जाता है, और वह भी एक जालिम बाप का एक नरम दिल बेटा था। उसके पास पैसे भी बहुत था और अच्छाई भी बहुत थी।